नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज इटली के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत और इटली के दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। रोम में भारत इटली के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी होगी और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। कल इटली पहुंचने पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। मोदी के सम्मान में खास डिनर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। जॉर्जिया मेलोनी ने इस खास गिफ्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मशहूर कैलोसियम का भी दौरा किया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की। एक संदेश में मेलोनी ने लिखा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। द्विपक्षीय वार्ता से पहले पीएम मोदी और इटली की पीएम ने एक साझा लेख लिखा है। दोनों नेताओं ने कई अहम बातें लिखी हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती दे रही हैं। इटली के रोम में भारतीय समुदाय ने पीएम का अभिनंदन बेहद गर्मजोशी से किया। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी जमा हुए। पीएम के अभिनंदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पीएम के सम्मान में भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक प्रस्तुति हुई। पीएम ने इन सभी देशी विदेशी कलाकारों को सराहा और उत्साहवर्धन किया। रोम में पीएम का स्वागत संगीत और वादन के साथ किया गया। इस अवसर पर संतूर, सितार, तबला और शानदार बांसुरी वादन के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। रोम के होटल में प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान वाराणसी की एक पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रही। इस पेंटिंग को प्रसिद्ध कलाकार गियामपाओलो टोमासेट्टी ने बनाया है। ये वाराणसी शहर की जीवंत आत्मा को दर्शा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की है। शरद पवार ने कहा कि भले ही उनकी राजनीतिक सोच नरेंद्र मोदी से अलग हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। उन्होंने सियोल नेशनल सिमेट्री में सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल नेशनल सिमेट्री में विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत की स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दोहराया। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण के तहत भारत सभी के लिए किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तेजी से बढ़ा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक 88 करोड़ से अधिक अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाई जा चुकी हैं। एआई पर बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य नैतिक, समावेशी और मानव केंद्रित प्रणालियों पर आधारित होना चाहिए ताकि वैश्विक स्तर पर समान और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा कर उन्होंने मोदी सरकार की जनहित में बनी नीतियों का जिक्र किया, साथ ही विपक्ष से महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए लिखा कि अगर कांग्रेस और उसके नेता राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान नहीं दे सकते तो उन्हें बाधा डालना बंद कर देना चाहिए। एक जिम्मेदार विपक्ष डर का माहौल पैदा करने का काम नहीं करता। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर चर्चा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। समिति ने राज्य के मुख्य सचिव को एक व्यापार रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस व्यवस्था से उद्योग, रोजगार, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों का विस्तृत आंकलन किया जाएगा। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने पर देश को 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है और बचाई गई उस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके सुरक्षित, सुचारू और त्रुटि रहित आयोजन का निर्देश दिया। नीट यूजी परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट चीता की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत में चीता पुनर्स्थापना पहल की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू झारखंड दौरे पर हैं। रांची पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के साथ वे हवाई अड्डे से स्कूटी से रवाना हुए। ऐसा कर उन्होंने सादगी और पर्यावरण चेतना की एक अनूठी मिसाल पेश की है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगभग दोगुनी कर दी है। पिछले महीने बड़े पैमाने पर ईवीएम में हेराफेरी के आरोपों के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया गया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 8 जवान तैनात किए जाएंगे। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 285 मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की लगभग 35 कंपनियां तैनात की जाएंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने धर्म आधारित वर्गीकरण योजनाओं को बंद कर दिया और 2010 से पहले राज्य की ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल 66 समुदायों को नियमित कर दिया है। इससे 7% कोटे के लिए उनकी पात्रता बहाल हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी विनय राय को गिरफ्तार किया है। पुनीत राय को राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विनय राय भाड़े का शूटर है। सीबीआई की 7 सदस्यीय टास्क फोर्स ने ये कार्रवाई की है। मामले के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जा रहा है और संभावना है कि बुधवार तक 12/7 कोर्ट में पेश किया जा सकता है। डीआरडीओ ने यूएवी से दागी जाने वाली प्रिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम ऑपरेशनल संस्करण का सफल प्रशिक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पूरा किया। मिसाइल ने एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में सफल प्रदर्शन किया। ये मिसाइल टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। मिसाइल का विकास भारतीय कंपनियों और MSMEs के सहयोग से किया गया है। भारत डायनामिक लिमिटेड और अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज और ये प्रणाली बड़े पैमाने पर उत्पादन और सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार मानी जा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रिजनल गाइडेड मिसाइल ULPG MV3 को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। NIA की स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तानी तालिबान और TTP से जुड़े आतंकी कट्टरपंथ के मामले में मुख्य आरोपी हमराज वारशिद शेख को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 63,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तरी रेलवे ने दिल्ली पलवल मार्ग के नई दिल्ली जंक्शन केबिन सेक्शन पर कवच 4.0 को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के समय पर संचालन में काफी सुधार होगा। उत्तरी रेलवे के लिए अहम नई दिल्ली मुंबई मार्ग पर तिलक ब्रिज से पलवल तक कवच कवरेज पूरा हो गया है। ये व्यापक कार्यान्वयन 21.6 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 4 महत्वपूर्ण स्टेशन यार्ड तक विस्तृत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने उत्तराखंड में राज्य के पूर्व CM और पूर्व केंद्रीय मंत्री BC खंडूरी को पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के पूर्व CM खंडूरी का कल निधन हुआ था। उत्तर और मध्य भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी भीषण लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। खासतौर से आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, औरैया, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग ने गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को भी अगले 2 से 3 दिनों तक लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहर के समय बेवजह घरों से बाहर न निकलें, लगातार पानी पीते रहें और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। भारत में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मंगलवार को देश की पीक पावर डिमांड 260.5 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। आज ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी है। इस अवसर पर देश भर में भगवान गणेश को समर्पित वरदा चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। माया नगरी मुंबई में सुबह से ही गणपति मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारतीय शेयर बाजार लाल निशान से खुला। सेंसेक्स 541 अंक की कमजोरी के साथ 74,726 और निफ्टी 155 अंक की गिरावट के साथ 23,462 पर था। मध्य प्रदेश सरकार आधुनिक तकनीक वाले स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर 55% से लेकर पूरे 90% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को किसानों की कैटेगरी और जमीन के रकबे के हिसाब से बांटा गया है। मध्य प्रदेश में किसी किसान के पास 5 एकड़ से कम जमीन है या अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आता है तो उसे स्प्रिंकलर सिस्टम पर पूरे 55% तक की भारी छूट दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी भारत के राज्यों से इस खरीफ सीजन में दलहन, तिलहन और फसल विविधीकरण पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। आरबीआई ने यशवंत सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 4.61% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वैश्विक टेक कंपनी सेल्सफोर्स ने भारतीय कंपनियों को बड़े स्तर पर अधिक प्राकृतिक, बहुभाषी और समावेशी AI आधारित ग्राहक अनुभव देने में मदद के लिए हिंदी में एजेंट फोर्स वॉइस लॉन्च करने की घोषणा की। भारतीय रेलवे ने दक्षिणी रेलवे की 993 करोड़ रुपए की लागत वाली अरकोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 लेन वाले एक्सप्रेस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148 NA का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार की राहवीर योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो सरकार की ओर से उसे 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार और उद्योगों के बीच साझेदारी को गहरा करने की आवश्यकता है। रेल मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने जम्मू कटरा और हावड़ा दिल्ली रेल कॉरिडोर पर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से 1,200 करोड़ रुपए के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के ओटन और धिरौली कोयला खाद्यान्नों से कोयला उत्पादन शुरू करके कोयला मंत्रालय ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इन खाद्यान्नों के चालू होने से घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर देश की प्रगति में और तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, भारत की प्रगति और विकास में सभी अल्पसंख्यक समुदायों का योगदान अतुलनीय है। भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे समावेशी देशों में से एक है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनी मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। मार्च 2026 तक इसका कुल 69,873 किलोमीटर रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जो पूरे नेटवर्क का लगभग 99.6% है। मार्च 2026 तक भारत का ब्रॉड गेज नेटवर्क लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया और इस उपलब्धि के साथ भारत यूरोपीय संघ, UK और अमेरिका की प्रमुख रेल प्रणालियों से आगे निकल गया है। गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है। इसमें जेमिनी स्पार्क नाम का नया पर्सनल AI एजेंट भी शामिल है, जो यूजर्स की तरफ से खुद ब खुद काम करके उनकी मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने से कुछ ही दिनों बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ वार्ता के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार रात बीजिंग पहुंचे। आज दोनों नेता बीजिंग में शिखर सम्मेलन के लिए मिले। इस दौरान द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर युद्ध के अधिकारों को सीमित करने वाला अहम प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को 50 से 47 वोटों के अंतर से मंजूरी मिली, जिसमें 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी अपनी पार्टी से अलग जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया। इस नए प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति को कांग्रेस की आधिकारिक मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई करने से रोका जाएगा। ये राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों की अपील का हवाला देकर ईरान पर एक बड़ा हमला टालने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और व्हाइट हाउस में एक बड़े UFC कार्यक्रम की योजना को बढ़ावा दिया।
ईरान और अमेरिका के बीच जंग युद्ध विराम भले ही जारी हो, लेकिन तनाव दोनों देशों के बीच चरम पर बरकरार है। 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका के कम से कम 42 विमान नष्ट हो गए। इनमें लड़ाकू जेट और ड्रोन शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि सैन्य अभियान की लागत अब $29 अरब हो गई है, जिसका बड़ा हिस्सा उपकरण की मरम्मत और प्रतिस्थापन में जाएगा। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने 31 मई को होने वाले चुनाव से पहले प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा कि मॉस्को के पास जानकारी है कि यूक्रेन, लातविया और अन्य बाल्टिक देशों से सैन्य ड्रोन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेबेंजिया ने चेतावनी दी है कि नाटो की सदस्यता भी उन देशों को जवाबी कार्रवाई से नहीं बचा पाएगी। यूक्रेन के दूत एंड्री मेलनिक और लातविया की दूत सानिया पावलुता डासलैंडस ने इन दावों को मनगढ़ंत बताया। अमेरिका की उपराजदूत टैमी ब्रूस ने भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में किसी पर धमकी देने की जगह नहीं है और अमेरिका अपनी नाटो प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। कांगो के इबोला वायरस के प्रसार का डर बढ़ता जा रहा है, जिसका असर देश के पूर्वी हिस्से में ज्यादा है, जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में लोगों ने फेस मास्क पहनना शुरू कर दिया है और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की। कांगो में पिछले 24 घंटों में 26 और संदिग्ध मौतें दर्ज की गईं, जिनमें कुल मृतकों की संख्या 131 हो गई है। कांगो में 543 संदिग्ध और 33 पुष्ट मामले सामने आए हैं, जबकि युगांडा में 2 पुष्ट मामले दर्ज किए गए। अमेरिकी सेना कह रही है कि उसने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी निगरानी और रोकथाम शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है कि वे इसे फिर से खोलने के लिए कोई समझौता करे। ये जलडमरू मध्य दुनिया में तेल और अन्य चीजों की आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के प्रमुख ने कहा कि 300 कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा। इस समूह में 3 पुलिस अधिकारी शामिल होंगे जो 2003 से हिरासत में हैं। इसके अलावा चिकित्सा समस्याओं वाले लोग और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग भी शामिल होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। केकेआर के लिए जीत है जरूर। मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और तेज गेंदबाज ऑलराउंडर राज अंगद बावा चोट के चलते टीम के बाकी बचे मैच से दूर रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को रखा बरकरार। लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से दी मात। इस सीजन जयपुर में आरआर की पहली जीत में चमके वैभव सूर्यवंशी, बनाए 38 गेंदों पर 93 रन। ध्रुव जुरैल ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया। रोहित और पांड्या दोनों को फिटनेस के आधार पर मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भी भारतीय टीम घोषित। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेज करने के कारण नहीं मिली जगह। युवा क्रिकेटर मानव सुथार की पहली बार भारतीय टीम में शामिल किए जाने पर श्री गंगानगर जिले में खुशी का माहौल। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया का चोटिल खिलाड़ियों को लेकर बयान। कहा, आईपीएल में फ्रेंचाइजी के मामलों में दखल नहीं दे सकता बोर्ड। आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 22 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। आर्सेनल ने ये कामयाबी एक मैच शेष रहते हासिल की। आर्सेनल के चैंपियन बनने की खबर के बाद जश्न में डूबे समर्थक उतरी लंदन में। प्रशंसकों ने जमकर मनाया जश्न। मैनचेस्टर यूनाइटेड और बॉर्नमाउथ के बीच मुकाबले में 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद आर्सेनल ने दर्ज की कामयाबी। आर्सेनल ने आखिरी बार साल 2004 में जीता था खिताब। जून में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए पुर्तगाल टीम की घोषणा हुई। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हुआ चयन। रिकॉर्ड 6ठे विश्व कप में दिखाएंगे अपना दम। 2 बार के विंबलडन चैंपियन कार्लोस अलकराज ने इस साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से हटने का फैसला लिया है। वो कलाई की चोट के कारण अगले महीने हुए विंबलडन से हट गए हैं।
WTA 500 स्टार्स वर्ग में ऐसा रेडुकानु को पहले ही दौर में मिली हार, 2 महीने बाद की थी टेनिस कोर्ट पर वापसी। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अखिल भारतीय टेनिस संघ में प्रशासनिक भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर की, कहा वास्तविक बदलाव लाना चाहूंगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दी, नमस्कार।